हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ आया हूँ, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप जब भी यूपीएससी प्रिपरेशन को बिगिन करते हैं तो सबसे बड़ा फियर अगर मैंने एस्पिरेंट्स के मन में देखा है तो दैट इज आंसर राइटिंग। कि आंसर राइटिंग होती क्या है, आंसर राइटिंग शुरू कैसे करें, क्या सोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से बिगिन करें, और बहुत सारे डर होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वो डर इतना बड़ा होता है कि आपको एक तरीके से इनर्शिया फील होता है और आप कभी भी पेन और पेपर उठा के आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। और उसका खामियाजा क्या होता है? अगर आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, जो आज के टाइम पे इतना डाइसी है, और आपने निकाला, और अगर आप मेंस में गए हैं, एंटर कर रहे हैं, आपने कंटेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, आपने मेमोराइज कर रखा है, बट अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, यू विल फेल मिजरेबली। तो आज उन सारे सवालों के जवाब इस पूरे के पूरे लेक्चर में मैं आपको दूंगा। वन बाय वन, पीस बाय पीस, वी विल ब्रेक इट डाउन सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद इट। बट एक डिस्क्लेमर है, एक क्वेश्चन है कि आपको फिर भी पेन और पेपर उठाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, आपके हर एक डर को मैं हटाऊंगा सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद आंसर राइटिंग। और सिर्फ ज्ञान नहीं देना है, मुझे नॉलेज नहीं देनी है, मुझे साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बात करनी है कि क्या साइकोलॉजिकल फियर्स होते हैं और कैसे इवन आपको पता है कि आप लिख सकते हैं आंसर बट स्टिल यू आर नॉट राइटिंग द आंसर्स। तो मैं यहां पे 2026 की भी बात करूंगा, जो 2027 के हैं उनके बारे में भी बात करूंगा, और इवन जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एंड में मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट बात करता हुआ नजर आऊंगा। तो पहले हम चलते हैं साइकोलॉजिकल फियर से, या फिर आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल डायमेंशन से, कि क्या वो एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन है जिसकी वजह से आप आंसर राइटिंग नहीं करते हो। दैट इज लिमिटेशंस। आपने अपने ऊपर लिमिटेशन डाल रखी है, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं अभी कर नहीं सकता, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, मैं तो हमेशा से इंग्लिश में कमजोर रहा हूं, मैंने कभी ऐसे आंसर्स लिखे ही नहीं, मैंने तो हमेशा से पहले सारी सब्जेक्ट्स को रटा है एंड देन फिर एग्जाम में आंसर लिखा है। ये काफी सारी लिमिटेशन आप इस प्रिपरेशन के दौरान अपने ऊपर इंपोज करते हैं। तो उसमें एक ब्रूसली साहब की लाइन याद रखना, जो उन्होंने कहा था कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे से वो फिजिकल हो, मेंटल हो, कोई भी काम हो, अगर आप अपने आप पे लिमिटेशन डालना शुरू कर देंगे तो वो लिमिटेशन बाकी एरियाज में भी एक्सपैंड होगी। और यही चीज जो है आपको रोकती है कोई भी बड़ा काम करने के लिए। अब इसको अगर आप बड़े डायमेंशन में बोलेंगे तो आप यूपीएससी का ड्रीम ले लीजिए। अपने आप को रोक रहे होंगे, एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास में मेंटर नहीं है। अरे शुरुआत तो करो। शुरुआत करोगे, जब स्टेप्स लोगे तो अल्टीमेटली यू विल फाइंड द वे, एंड वंस यू विल फाइंड द वे यू विल नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और उसके लिए हम लोग हैं आपके साथ में। तो ये लिमिटेशन को आपको ब्रेक करना है, सिर्फ आंसर राइटिंग के लिए नहीं, पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में, चाहे से कोई सब्जेक्ट हो, राइट, कोई कंसेप्ट हो, कोई प्रैक्टिस हो, हर एक चीज के लिए। अब मैं आंसर राइटिंग करूं क्यों, मुझे करने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या हो गया कि मुझे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि शायद प्रीलिम्स में ना करनी पड़े, ना मेंस में करनी पड़े, सॉरी ना इंटरव्यू में करनी पड़े, बट मेंस में करनी पड़ेगी। और आपको एक चीज और बता दूं, जब आप किसी चीज को लिखते हैं तो आपकी मेंटल क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी होती है, और वही चीज रिफ्लेक्ट होती है इंटरव्यू के अंदर, व्हेन यू आर गिविंग योर इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ यूपीएससी पर्सनैलिटी बोर्ड। तो राइटिंग से आपको क्या मिलेगी? मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट एक्स्ट्रा यू आर राइटिंग, हाउ कैन यू इंप्रूव, हाउ कैन यू रेक्टिफाई। बट सबसे जरूरी बात है कि मेंस के अंदर इसका वेटेज है 1750 का, और इसकी इंपॉर्टेंस को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। प्रीलिम्स इज जस्ट ए क्वालिफाइंग एग्जाम, बट वहीं पे मेंस आपकी रैंक डिसाइड करता है। क्यों? अगर आपके मेंस में बहुत अच्छे नंबर हैं तो आपको इंटरव्यू के स्कोर पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा देखा गया है पास्ट रिजल्ट्स में, जब जब जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है मेंस में, अगर उनके इंटरव्यू में कम भी नंबर आए हैं, स्टिल दे हैव बीन इन टॉप 50 एंड टॉप 100। बट अगर आप आंसर राइटिंग को नेग्लेक्ट करोगे तो फिर आपको इंटरव्यू के मार्क्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपीएल के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, अगर आप अपने ही मैचेस को जीत जाएं तो आपको दूसरे मैचेस क्या हो रहे हैं उनके समीकरण पे डिपेंड नहीं करना पड़ता। वही चीज मैं कह रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग इज द की टू गेट सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। द अर्ली यू स्टार्ट, द बेटर यू बिकम। नाउ why? Because paper 1 250 marks, paper 2 250 marks, general studies paper 2 3 250 marks, then 250 marks। आप अगर इन सबको जोड़ोगे that will be 1750। एंड हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होते हैं जहां पे आपको 25% नंबर लाने होते हैं, यानी कि यू नीड टू स्कोर 75 आउट ऑफ 300 मार्क्स। ये भी चीज ध्यान रखना। जैसे प्रीलिम्स में सीसेट अगर नहीं निकला तो जीएस में कितने भी नंबर आ जाएं कोई मैटर नहीं करता है, वैसा ही मेंस में अगर हिंदी और इंग्लिश नहीं निकला तो कितने ही नंबर मेंस में आ जाएं आपके बाकी सब्जेक्ट्स में, इट डजंट मैटर। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस क्वालिफाइंग पेपर्स एज वेल, गिव सम इंपॉर्टेंस टू देम एज वेल। ओके, अब फॉर एग्जांपल बताता हूं, 2024 का रिजल्ट आया। आप देखेंगे कि जब मैं ऑल इंडिया रैंक
13 की बात करता हूं तो इस पूरी लिस्ट के अंदर आप देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर इनके हैं। बट वहीं पे अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे तो सबसे कम नंबर भी इन्हीं के हैं, राइट? तो इन्होंने मेंस में इतना अच्छा स्कोर किया कि इंटरव्यू में इनके ऑन एन एवरेज जो नंबर आए, क्योंकि इस बार आप देखेंगे काफी लोगों के 200 नंबर, 190 नंबर, 185 नंबर, 175 नंबर है। बट इनके मेंस में इतने अच्छे नंबर होने के साथ इनको फायदा मिला कि इंटरव्यू में मैं 162 भी स्कोर करूंगा, स्टिल आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 13। इमेजिन, he didn't depend upon interview. And second, if he would have gotten 200, so that will have make him 1063. He would have been all India rank 1. But still, all India rank 13 is not an easy feat to achieve. How? Because he focuses on mains. He focuses on mains. Right? Now, what is answer writing? Sir, answer writing, answer writing, answer writing सुनते हैं. What is answer writing? Again, psychological dimension समझते हैं. Answer writing is a skill. Okay? अब बाइक चलानी हो, कार चलानी हो, पतंग उड़ानी हो, दौड़ना हो, भागना हो, खेलना हो, एवरीथिंग इज अ स्किल। बट बचपन में हमारे ऊपर इतना फियर नहीं होता है, हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता है, सो दैट वी आर फ्री फ्लोइंग। तो हम कोई भी स्किल सीखते जाते हैं, और इसलिए बोला जाता है बचपन में आप इनको साइकिलिंग सिखा दो, बाइक सिखा दो, गाड़ी सिखा दो, स्विमिंग सिखा दो, दे विल लर्न इजिली बिकॉज देयर इज लेस इनर्शिया, देयर इज नो इनर्शिया, देयर इज नो साइकोलॉजिकल फियर अमंग द चिल्ड्रंस। बट जैसे हम बड़े होते हैं, हम चीजों पे दाव ज्यादा लगाते हैं, हमें डर ज्यादा होता है, वो इनर्शिया क्रिएट करता है। तो एक स्किल है ये, सीधी सी बात है। सॉल्विंग एमसीक्यू इज अ स्किल, रीडिंग अ सब्जेक्ट इज अ स्किल, रिवीजन इज अ स्किल, एवरीथिंग इज अ स्किल, एंड स्किल कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन, whether you are a beginner, whether you didn't write good answers in your school or colleges, it does not matter because it's a skill, और ये स्किल आप एक्वायर कर सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Someone who has written good answers in his college, his or a college, in their college or in schools, they might have an edge. बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे छूट जाएंगे। आप ज्यादा आंसर राइटिंग कीजिए, वो 100 क्वेश्चंस लिखेंगे, आप 500 लिखिए। इट्स योर ड्रीम, एंड इफ इट्स योर ड्रीम, इट्स योर राइट टू प्रोटेक्ट दैट ड्रीम। सो नाउ स्किल कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन। तो एक तो आपको ये लिमिटेशन हटा देनी है, सर आपने कोड बता दिए, सब कुछ बता दिया, यस दिस इज टेक्निकलिटी। स्किल कैन बी एक्वायर्ड बाय एनीवन एंड आंसर राइटिंग इज अ स्किल। नाउ answer writing depends upon several factors. Then other is, first is content and second is writing skills. For example, मैं आपको ये बोल दूं कि write about a paragraph of 100 words about rainbow and you don't even know a single thing about a rainbow. What is rainbow? कितने कलर होते हैं, कब फॉर्म होता है, then whether you will be able to write? No, you will not be able to write. That's why you need content. So जो कहते हैं कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करें, how will you be able to write an answer on the very first day? फिर बोलते हैं सर न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं, that article is not wholesome. The question, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस आर्टिकल पे, that will be a complete wholesome question. उसमें आपको सारे डायमेंशन कवर करने होंगे। हो सकता है आर्टिकल में वो डायमेंशन कवर ना हो, प्रॉज बताए हूं, कॉन्स ना बताए हूं, कॉन्स बताए हूं, प्रॉन्स ना बताए हूं, करंट अफेयर का डायमेंशन हो ही ना, राइट? इसलिए आप पहले दिन से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव द कंटेंट and then you have a writing skill. In that writing skill, what? It's a skill. So what will you include in this? You will include the structure. What will be the structure? I will talk about all of these in detail. Then you will talk about presentation, right? And then innovation. And there is a one factor which will come between here. Structure. You will think about it. Now, structure will be, right, supplemented by content. And then you will put the content. And फिर content आएगा, उसके ऊपर presentation आएगा, and then उसके बाद में innovations आएंगे. What all innovations I can bring in the form of charts, in the form of diagrams, in the form of international examples. All of these things. So that is answer writing for you. I hope am I clear. Now, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इफ यू आर टारगेटिंग 2026 2027 तो हमारा कोर्स 19,999 में अवेलेबल है, जिसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। एंड इफ यू वांट टू बाय दिस कोर्स एंड टू हैव अ मैक्सिमम डिस्काउंट, यू कैन यूज माय कोड यूवी पाजीवाला, यूवी उन्होंने मार दी 50। सेकंड, अगर आप प्रीलिम्स निकाल चुके हैं और मेंस के लिए कॉन्फिडेंट हैं, देन आप मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। दैट इज अवेलेबल ओनली इन 5,999। एंड इफ यू फील कि आपका कोई एक पेपर कमजोर है, चाहे से वो ऐसे हो, राइट, चाहे से वो एथिक्स हो, राइट, चाहे से वो GS1 हो, GS2 हो, इनके अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। नाउ ठीक है, आई हैव टोल्ड यू आंसर राइटिंग इज अ स्किल, आंसर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, आंसर राइटिंग कंसिस्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स।
कंटेंट को कैसे डिकोड करना है, वी विल टॉक अबाउट इट. राइटिंग स्किल्स को कैसे डिकोड करना है, वी विल टॉक अबाउट इट. राइटिंग स्किल्स में स्ट्रक्चर है, देन फॉर स्ट्रक्चर यू नीड टू थिंक, देन देयर इज अ कंटेंट, देन कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ वेरी गुड वे, देन यू नीड टू ब्रिंग इनोवेशन. दैट इज आंसर राइटिंग फॉर यू. नाउ आंसर राइटिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड. डिमांड ऑफ व्हाट? ऐसे की एक अलग डिमांड है, एथिक्स की एक अलग डिमांड है, जीएस पेपर्स की एक अलग डिमांड है, एंड ऑप्शनल की एक अलग डिमांड है. राइट? ऐसे में आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और वर्बोज नहीं बना सकते उसको. आपको सिंपल लैंग्वेजेस विद एग्जांपल्स, विद डेटा, विद कमिटीज, विद फैक्ट्स, एंड देयर मस्ट बी अ कोहेरेंसी, देयर मस्ट बी अ फ्लो इन योर पैराग्राफ्स. राइट? स्टैटिक, कुछ करंट. So that requires entirely a different kind of answer writing. Ethics required a different kind of answer writing because you will be dealing with quotes, you will be dealing with case studies, right? And in GS papers, on the basis of syllabus and PYQs, you need to build your content, and then you need to write, as well as that content must be updated with current affairs so that आपका content बोर ना लगे, आपका content पुराना ना हो चुके. Current affairs से ही आप उसको refresh बनाते हो. And then optional में you need to use that optional vocabulary. If you have an optional like sociology, you need to use thinkers. You need to connect with the current affairs examples, what's happening in the Indian society, what's happening in the other societies as well outside India. So that's why answer writing depends upon that. On what? Which paper you are addressing. That is what makes it different. Okay? Now, answer writing से ज्यादा important है because no one talks about it. आप कितने ही मेंस लिख लो, you will fail if you have not built your answers. Here we will talk about how we will be building our answers. So now, what do you mean by answer writing and answer building? Answer writing where you are just writing whatever you are thinking about that particular question. But for example, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, एक क्रिकेट का मैच है. अब मैं अगर उस मैच में अच्छा परफॉर्म करना चाहता हूं तो मुझे क्रिकेट के बेसिक्स पता होनी चाहिए, मैंने बहुत प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए. अगर मैं बैट्समैन हूं तो मैंने बहुत नेट प्रैक्टिस की हो जानी चाहिए. बॉलर हूं तब भी मुझे करना है. कौन सी लाइन मेरी अच्छी है, कहां स्पीड कम है, राइट? कौन सा मेरा वीक एरियाज है बैटिंग करते टाइम, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज है, कैसे मैं अपने आप को बिल्ड कर सकता हूं, शेप कर सकता हूं. वैसा ही आप अपने कंटेंट को शेप करते हैं. तो आंसर बिल्डिंग में आप क्या करेंगे? आप आंसर बिल्डिंग में अपना कंटेंट बनाएंगे. कंटेंट कहां से आएगा? कंटेंट आएगा आपके सोर्सेस से. सोर्सेस कौन से होने चाहिए? वो सोर्सेस जो कि अलाइन करते हैं. अलाइन विद व्हाट? अलाइन विद यूपीएससी स्टैंडर्ड्स. अब इसमें आप चाहे से एनसीईआरटी ले लीजिए, आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लीजिए, राइट? या फिर आप इसके अंदर टॉपर्स कॉपीज ले लीजिए, या फिर आपकी कोई भी कोचिंग है उसको ले लीजिए. So how will you build it? What is the process? Process is simple. First, you need to identify your sources. After identifying, you need to read and revise and understand. Right? And after that, you need to make notes. जैसे आपके नोट्स होंगे वही रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा आपके आंसर्स के अंदर. अब ये नोट्स आप इन सोर्सेस से भी बना सकते हैं, साथ साथ में आप टॉपर्स कॉपीज की मदद ले सकते हैं, राइट? कोई अलग से उन्होंने एग्जाम्पल दिया हो, कोई इनोवेशन किया हो, उससे आप सीख सकते हैं. एंड आपकी जो भी कोचिंग नोट्स हैं उससे सीख सकते हैं. एंड देन once you have completed as per syllabus, as per PYQ, and as per this process, then you can start writing answers. I will give you the examples as well. Start writing answers. Okay? This is what I'm talking about. Answer building must be there. As per the syllabus, as per the PYQs, your content must be ready. Once your content is there, then as per the question's demand, you need to think. And while you are thinking, जब आप सोच रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करना है. प्रेजेंटेशन होता है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. कुछ लोग वहां पे डब्बे बनाएंगे, कुछ लोग वहां पे अंडरलाइन करेंगे. दिस इज ऑल कम प्रेजेंटेशन. बट फर्स्ट आंसर बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, देन राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, एंड अलॉन्ग विद राइटिंग यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू विल कंपेयर योर कॉपीज विद टॉपर्स कॉपीज. अब सवाल आता है, व्हेन टू स्टार्ट सर? आई एम स्टार्टिंग नाउ. When to start? See, answer lies in whenever you complete a certain thing, be it a topic, be it a subject, be it a syllabus portion. After that, you need to write answers. How? How to start? I will talk about it. So when to start? For example, if you complete, suppose you are reading themes, that is Indian history, themes 1. You complete the first chapters, that is, I hope I remember this correctly, Greeks, beads, and I think Harappan civilization, whatever it is. Forgive me if I mention it a wrong chapter. Now, once you completed it, go in the end of this chapter. Go in the end of this chapter, right?
एंड देन जो भी क्वेश्चंस वहां पे हैं, राइट देम. किसका इंतजार कर रहे हो? You will find that it will be very difficult for you to write those answers as well. Why? Because you have just read it, revised it, understood it. You have not built the answers out of it. You have not clearly think upon it. आपने सोचा नहीं है अच्छे से, आपके दिमाग में अभी भी वो स्ट्रक्चर नहीं आया है. सेम goes with आपका सिलेबस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कवर योर इंटरनेशनल रिलेशन सिलेबस, या फिर इफ यू कवर योर इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस, नाउ हाउ विल यू कवर इट? आई विल गिव यू जस्ट ब्रीफली, आई विल टेल यू कैसे कवर करोगे. पहला आप देखोगे यार ये सिलेबस है. सिलेबस के बाद में आप जब उस सिलेबस को लिख लोगे अपनी कॉपी में, उसके बाद में पिछले 2013 से लेकर 2025 तक के, अभी हुआ नहीं है लेकिन 2025 तक के आप पीवाईक्यूज उसके नीचे लिख लोगे. तो अब आपको पता है ये सिलेबस है जो मेरे दिमाग में रखना है, और ये सिलेबस स्ट्रिक्टली ओरिएंटेड है इससे. अब उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है सिलेबस में से, कौन सा करंट अफेयर की वजह से आया है. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. एंड देन एज पर सिलेबस हेडलाइन यू नीड टू मेक नोट्स. इनिशियली यू कैन मेक 3 to 5 पेजेस नोट्स, बट जब आप एग्जाम में और नजदीक जाएंगे, 8 से 10 बार रिवाइज कर लेंगे, यू विल कंसाइज दीज नोट्स. राइट? पूरा जो इंटरनल सिक्योरिटी मान लीजिए आपका 100 पेजेस में हुआ, एग्जाम के पास में आपको पता लगेगा इट विल बी कंप्रेस्ड इन अराउंड मे बी 20 पेजेस. सम पीपल विल बी एबल टू कंप्रेस्ड इन 10 to 15 पेजेस. राइट? सो कुछ भी कंप्लीट, अगर आपने पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको प्री पीवाईक्यूज लगाने हैं, सेम गोज फॉर प्रीलिम्स के आप पीवाईक्यू लगाओ वंस यू हैव बीन कंफर्टेबल इन योर पॉलिटी सब्जेक्ट. दैट इज हाउ वी कंप्लीट अ सब्जेक्ट. आपको क्या लगता है मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ ली, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, कंप्लीट हो गया? नहीं. जब तक आपने उसके क्वेश्चन नहीं लगाए, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया मेरा स्ट्रेंथ कौन सा है, मेरा वीक एरियाज कौन सा है, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं, एंड देन यू गो बैक टू बेसिक्स, यू रिवाइज इट अगेन, कम बैक, अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, अटेम्प्ट द पीवाईक्यूज, देन यू से आई हैव कंप्लीटेड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. राइट? सो व्हेन टू स्टार्ट? When you complete a particular chapter in your NCERTs. When to start? When you complete your syllabus, be it of your optional, be it of your GS. Right? Hope you get it. Now, how to start? What should I do? You can start with NCERTs. Then you can start with PYQs. Then you can start with test series. Right? But there is one more factor which you need to keep in mind. Right? अब NCERT का चैप्टर कंप्लीट किया, लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं लगा लिए. आपने एक सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट किया मेंस का, आपने पीवाईक्यूज लगा लिए. आपने देखा कि अरे यार इस चैप्टर में मेरे से सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी और आपका एनवायरमेंट पूछा जा रहा है, यानी साइंस एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी पूछा जा रहा है. आपने उसका सिलेबस कंप्लीट किया, पीवाईक्यूज कंप्लीट किए, नोट्स बनाए, देन यू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज. बट आप इंप्रूव कैसे करेंगे? इंप्रूव के लिए एक, यू कैन कंपेयर विद योर टॉपर्स कॉपीज, एंड सेकेंड यू कैन गेट फीडबैक. But feedback must not be vague. Must not be vague. You could have become better. You could have done better. What better? You need to tell them what better. Right? So this is how you start. Hope I am clear on this. Now, I will show you the examples. So there I mentioned one of the chapters of theme 1 of Indian history, class 12th. So I mentioned bricks, beads and Harappan, but it is bricks, beads and bones. Right? Carefully. Now pay attention carefully. Okay? This is the question. You have read this subject and in the end you will find 100 to 150 words. Again, what you will get? 150 words, 10 marker question. 250 words, 15 marker question. For 10 marker question, how much you will get? You will get 7 minutes to write. And in 250 words, you will get 11 minutes to write. Right? I hope you are able to see it. If you're not able to see it, I will write it down again. Okay? And I will also talk about, people say कि I am taking a lot of time. मेरे को बहुत ज़्यादा time लग रहा है, 15 से 20 मिनट, 50, 30 मिनट लग जा रहे हैं. We will talk about that as well. Okay? So now, the question is, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट, how do archaeologists trace? Right? आपको पता होगा आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक्सकेवेशंस करते हैं, फिर उनको कई बार बुरियल्स मिलते हैं, कई बार उनको ब्रिक्स मिलती हैं, बोन्स मिलते हैं, ज्वेलरी मिलती है. उसके बेसिस पे हाउ दे कैन आइडेंटिफाई द सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन हड़प्पन सोसाइटी. व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस? नाउ कैन यू टेल मी, if you don't know the meaning of archaeologist, कि archaeologist क्या होते हैं, if you don't understand what is Harappan civilization, if you don't understand the meaning of socio-economic differences, and then only you can tell what are the differences. So you need to understand archaeologists क्या होते हैं, you need to understand Harappan society क्या थी, right? कब establish हुई, then socio-economic differences archaeologists कैसे trace कर पा रहे हैं. This is the thinking you need to do it. But to write the answer, you need to read this chapter. You need to develop you need to read it, you need to understand it, and then you need to develop the content, and then you need to write. If I will give you right now this question, you will not be able to write anything if you don't know about Harappan society. If you don't know about what do you mean by socio differences and economic differences, whether there was an income inequality, whether it was an income equality, whether there were some people who were ruling other people or not, how will you identify?
You will read about jewelries, you will read about burials, you will read about Citadel town, Citadel, upper town and lower town. Then you will be able to identify, and then you will be able to write an answer. And structure, I was talking about a structure. How will you write a structure? Because for that you need to think. So you can, maybe you can write about Harappan civilization here. You can begin with Harappan civilization. And one more thing you can do is, one more thing you can do in this question. मान लीजिए कि अभी करंट में आर्कोलॉजिस्ट ने कोई हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट को एक्सकवेट किया है. If you mention that, if you mention that, believe me, you will get 0.5 marks or maybe 1 marks extra than those who are writing just about Harappan civilization, because you are keeping an eye on the current affairs as well. That is how you need to get 0.5 marks. Just imagine if you get 0.5 marks in each and every question, there will be 80 questions, you will get extra 40 marks, and that will create a difference of rank 1 to rank 200 or maybe rank 300, right? So this is how you can write. Then you will talk about body. Just tell me, how will you identify the body? Here they are talking about कि आपने सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस को ट्रेस कैसे किया. So you will mention ज्वेलरी से किया, you will mention बुरियल से किया, you will mention मैंने घर से किया, हाउसेस से किया, you will mention मैंने अपर टाउन लोअर टाउन से किया, राइट? मतलब इस तरीके से you have traced those differences, trace those, and then under different headings, these are social differences. You will mention here, these are the social differences. Then you will talk about economic differences. Here you will talk about economic differences. And then कि वो क्या differences आपने notice किए, क्या differences थे, आप हमें बताइए. So the question itself is providing you, but how you are writing. So this is, first you will have content, and then someone will write as Harappan civilization के बारे में बात करेंगे, someone will talk about the present context, then they will talk about archaeologists trace socio-economic differences on the basis of these experiments, these discoveries, and then we have discovered social differences, we have discovered economic differences, and these are those differences. And you are done with your answer. Same. Here we have talked about 500 words. Obviously बात है, हमारे यहाँ पे 500 word का कुछ नहीं आता है except essay. So either you can talk about 100 to 150 words, or either you can write in 250 words. क्या बोल रहा है? Discuss the functions that may have been performed by rulers in Harappan society. Now tell me, क्या हरप्पन सोसाइटी के बारे में आपको जब तक पता होगा आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे अगर आपको नहीं पता होगा तो. देन उसके बाद में रूलर्स कौन कौन थे और उनके क्या फंक्शंस थे. यू नीड टू हैव कंटेंट, बट इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्कशंस. एंड अब इसमें आप कैसे एक फैक्टर लेके आओगे? इन कंक्लूजन व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंपेयर हरप्पन सोसाइटी रूलर्स विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट, right? If you find any similarity, talk about those similarities. If you find any differences, talk about any differences. This is what I was talking about, right? Then for example, that I have showed from NCERT, this is internal security PYQs, sorry, syllabus. So now, role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. So you need to know what is internal security. Then what are the challenges internal security has faced because of non-state and state actors. You need to understand what are state actors, what are non-state actors. You will read in your standard books, you will read in your coachings. And then this syllabus you will paste on your copy first. Then you will write it down all the PYQs under it. And then third, under every headline, you will prepare the content. And then you will write your answers. And on the basis of those answers, you will improve those answers. कैसे? फीडबैक से, टॉपर्स के कॉपीज से, अपने खुद के ब्रेनस्टॉर्मिंग से, राइट? सेम गोज विद एवरीथिंग. सो नाउ, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी challenges. Please focus on this. Now I will give you an example. In 2024, so they have asked social media and encrypting messaging services. Encrypting messaging services means you need to understand encrypting messages. What are those encrypting messages? Where a sender, और जो sender जिसको भेज रहा है, this is sender, this is receiver, बस इन दोनों के पास में ही की होती है. That is a private key, so that they can send and see each other's messages. वो एक security challenges pose करती है. And what measures have been adopted? क्या measures लिए हैं various levels पे to address the security implications of social media? जो social media की वजह से security challenges हैं, उसके लिए हमने क्या measures लिए हैं? So now I will give you the example. Just focus here. So here are the keywords: social media, और आप बोल सकते हो मैसेजिंग सर्विसेज, राइट? दिस इज हाउ यू थिंक इन एग्जामिनेशन हॉल. क्या होगा? सिक्योरिटी चैलेंजेस. ओके, गॉट इट. देन व्हाट मेजर्स वी हैव रिटन, व्हाट मेजर्स वी हैव टेकन, एंड आल्सो सजेस्ट एनी अदर रेमेडीज. जो हमने ले लिए तो ले लिए, अब एज ए ब्यूरोक्रेट आप क्या लेंगे? तो आप इसमें क्या सोचेंगे? जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी.
आपको पता होगा टेलीग्राम के जो फाउंडर हैं पेवलोव ड्यूरोव, उनको डिटेन कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था पेरिस एयरपोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी ऐप के ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि आपकी ऐप मिसयूज हो रही है। ड्रग फाइनेंसिंग हो, टेरर फाइनेंसिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, इन सारी चीजों के लिए। अगेन इट इज अ सोशल मीडिया ऐप, बट इट हैज बीन मिसयूज्ड एंड एलिगेशंस उन पे लगे। आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट ओनली। Recently, the Telegram founder, Pavlov Durov, has been arrested or detained at Paris airport, where he was accused, or it was alleged that his Telegram app was being misused in these things, in these illegal activities, illicit activities. Right? And then you will talk about the security challenges it poses. It's a fight between digital privacy, or here you know that Article 21 is right to privacy, digital privacy versus national interest, yeah, national security. Now you'll talk about all those security challenges, right? Here you need to mention briefly the security challenges. And then measures must be more, because it's a 250 words. Measures must be more. Measures like what legal measures we have taken. For example, IT Act is there, right? We are also coming up with Digital Protection Act as well. Then we have taken institutional steps as well. For example, certain Computer Emergency Response Team. We have talked about Indian Cyber Crime Coordination Sector, I4C, right? You need to talk about awareness campaigns. For example, these are the measures. Under various headlines, you need to talk about these measures. And for any other remedies, what you will do is you will bring international examples. Always look for international examples where the social media is secured. For example, EU का एक act है, Digital Protection Act. You can talk about that. You can talk about Australia. I'm not able to recall it. Australia TOLA Act. You can talk about that as well, right? So there you can talk about all of these things, and this thing will get sorted, right? Hope you have got it. Now, the last question is speed. सर, अगर मैं जब अभी आंसर लिखता हूं तो होता यह है कि मुझे आधा घंटा लगता है, तो मुझे आप बताइए, पहली चीज, क्या आपने उसको अच्छे से पढ़ा, क्या अच्छे से रिवाइज किया, क्या अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया, और क्या अपना कंटेंट बनाया? पहली चीज तो ये सवाल। दूसरा, मान लीजिए आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया, कंटेंट बनाया, बट स्टिल इन द बिगनिंग देयर विल बी अ इनर्शिया। आप स्टार्टिंग में जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपका कंट्रोल धीरे धीरे कम होता है। यू डिड नॉट हैव डेवलप दैट कॉम्पिटेंसी। आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हुई है जब तक। एंड धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले आपको 30 मिनट लग रहे हैं, फिर आपको 22 मिनट लगेंगे, फिर आपको 10-15 मिनट लगेंगे, एंड देन आपको 7-8 मिनट लगेंगे, एंड यू विल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। यू विल फाइंड कि 10 मार्कर्स विल बी डन इन 7 मिनट्स एंड 15 मार्कर्स विल बी डन इन 11 मिनट्स। ओके, we will discuss about how to attempt the papers of mains, we will discuss about it later, but this is what I want to tell you, right? और यही बिगेस्ट डायलेमा जो था, मैंने अपना मेंस 2026 यानी कि 2026 के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। अब जब मैं बात करता हूं मेंस 2025 की, तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि उनके सारे के सारे आंसर बिल्डिंग हो चुकी होगी। अब वो स्टार्टिंग से नहीं कर सकते। आंसर बिल्डिंग में मतलब उन्होंने अपना कंटेंट बना लिया है, उनके अपने ऑप्शनल के नोट्स हैं, उनके अपने जीएस पेपर्स के नोट्स हैं, राइट? उनके ऐसे के नोट्स हैं, एंड दे हैव देयर कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स। नाउ दे आर मेकिंग देम कंसाइज नोट्स बना रहे हैं। अगर उनके पास में मान लीजिए ऑप्शनल के नोट्स 1000 पेजेस के थे, सो नाउ दे आर रिड्यूसिंग इट टू 150 टू 200 पेजेस आफ्टर एन नंबर ऑफ रिविजन्स। आफ्टर एन नंबर ऑफ रिविजन्स, they have written answers earlier as well. Even they have not written, they have comprehensive, they have concise notes. Now they can enroll in test series, they can write PYQs, and वो सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज PYQs हैं उनको आप फीडबैक पे भेज सकते हैं, and then you improve. In these 3 months, whatever time you have, 90 days or whatever, I think 87 days, whatever you have, in that you need to revise, update it with current affairs, and also write answers. Revise and write answers. But important is get feedback. That is very important. How will you improve? See the toppers copies, what enrichment you can bring in, right? Hopefully I am clear right now regarding all of these things. और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 2026 की, 27 की, तो हमारे यहाँ पे 2 साल के, 3 साल के बैचेस आपके साथ में अवेलेबल हैं। जो 2026 की कर रहे हैं 1 साल के लिए, 27, 28 2 साल के लिए, वहाँ पे सारे बैचेस हैं। ये प्लस के फीचर्स हैं। प्लस इज अवेलेबल एट 19,909, आइकॉनिक फीचर इज टॉक अबाउट 31,999। अब इसमें ये होता है कि एक तो आपको सारी ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस मिलता है, वीकली लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, प्रिंटेड सेट आपको मिलता है, डेली आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन मिलता है, डाउट आप पूछ सकते हो, क्विक रिवीजन मॉड्यूल्स मिलते हैं। और अगर आपको इन ऑप्शन में से पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, पबएड, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अगर आपको आइकॉनिक प्लस के फीचर भी चाहिए, प्लस और आइकॉनिक दोनों के फीचर चाहिए एंड ऑप्शनल भी चाहिए, तो देन यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट दिस at 27,999, and if you want maximum code, you can write UV50. So that is from my side.
I hope I have cleared all of your doubts. Thank you very much for giving me your time. That is your precious asset. Stay safe, stay happy. Jai Hind, Jai Bharat.